अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक टॉपिक 2.6 अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन इसमें आज हम देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट की जाती है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल को अगर मैं थ्रो करवाऊं किसी एंगल थीटा पे इनिशियल वेलोसिटी वी पे तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, वो हाइट का एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। नंबर 2 देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो करवाया तो वो कितने टाइम के बाद जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा। और नंबर 3 पे फाइंड आउट करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कि वो प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरेगा। तो तीन चीजें, एक तो कितनी हाइट पे जाएगा मैक्सिमम, प्रोजेक्टाइल की हाइट फाइंड आउट करेंगे। दूसरा कि कितना टाइम लगेगा उसे ग्राउंड को हिट करने के लिए। और नंबर 3 पे फाइंड आउट करेंगे कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा। रेंज, टाइम और हाइट से वो फाइंड आउट करेंगे। सो वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैनशमीत। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। प्रोजेक्टाइल मोशन है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब एग्जांपल क्या टेक किए, लेट्स सपोज एक बॉडी को मैंने थ्रो करवाया, कोई भी बॉडी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है या एक मिसाइल को मैंने फायर करवाया। तो एक फुटबॉल या मिसाइल को या किसी बॉडी को मैंने थ्रो करवाया एक सम एंगल थीटा पे रख के विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, उसे मैंने थ्रो करवाया। तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी, जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। फुटबॉल को मैंने किक किया, वो एक एंगल थीटा पे इस तरीके से मूव करते हुए ये ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी मुझे दो तीन चीजें तो पता है इनिशियली। एक मुझे पता है कि मैंने इसे किस एंगल पे थ्रो करवाया। तुम लोग मिसाइल के एग्जांपल को बेहतरीन ले लो। मिसाइल को किसी एंगल पे रख के मैंने थ्रो करवाया विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई वेलोसिटी पता है और इसका एंगल थीटा पता है। मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मैं इस थीटा एंगल पे उस मिसाइल को फायर करवाऊं इस एंगल थीटा पे तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, उसकी हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इस ट्रैजेक्टरी पे देखूं तो ये वो पॉइंट है जो कि इन सारे दूसरे पॉइंट से मैक्सिमम हाइट पे है। इस पॉइंट पे मुझे देखना है ये पॉइंट मैक्सिमम कितनी हाइट पे होगा, ये मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है एच, तो वो जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। तो ये मेरा होगा कंसर्न पॉइंट, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, सबसे इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। तो ये मेरा पॉइंट होगा फाइनल पॉइंट कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। फाइनल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे तुम लोग कोई भी चीज फाइंड आउट करना चाहते हो, बॉडी की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो। तो ये मेरा कंसर्न पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ये मैं देखना चाहता हूँ ये पॉइंट मैक्सिमम कितनी हाइट पे है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाइट पे है ना इस ट्रैजेक्टरी में। तो मैं देखना चाहता हूँ ये हाइट। अच्छा देखो, अगर मैं एक बॉल को मान के चलो, ये मेरे पास एक बॉल है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेरे पास एक बॉल है, इसे मैं ऊपर थ्रो करवाता हूँ। क्या होगा जब मैं बॉल को ऊपर थ्रो करवाऊंगा तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती, कम होती जाती, कम होती जाती, और एट द एंड मैक्सिमम हाइट पे आके वो थोड़ी देर के लिए वहां में स्टे करता है। बॉल को मैंने ऊपर थ्रो करवाया तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो क्या करता है, वहां पे थोड़ा सा स्टे करता है, फिर वापस आना शुरू कर देता है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी थोड़ी देर के लिए इंस्टेंटली रुकती है। तो वहां पे जो बॉडी की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, वहां पे रुक जाती है ना। मैक्सिमम हाइट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अब केस ये है कि यहाँ पे मैंने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ थ्रो करवाया। इस इनिशियल वेलोसिटी के मैंने दो कंपोनेंट्स को कर लिया ड्रा, एक इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक इसका होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका वी आई कोस ऑफ थीटा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी आई साइन ऑफ थीटा। अब ये फाइनल पॉइंट है जहां पे मैंने एक बात रखी है, इस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम डील करेंगे विद वर्टिकल कंपोनेंट्स, हम y वाली टर्म्स के साथ जिनसे वो डील करेंगे। अब देखो इस फाइनल पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, फाइनल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। रीजन क्या है, मैंने यहां पे लिखा है आफ्टर दिस पॉइंट द बॉडी डज नॉट मूव फर्दर अप। ये वो पॉइंट है कि जिसके बाद बॉडी फर्दर ऊपर नहीं जाती। इस पॉइंट के बाद बॉडी नीचे ही आती है ना, इस पॉइंट के बाद फर्दर बॉडी ऊपर नहीं जाती। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे बॉडी फर्दर ऊपर जा रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद बॉडी फर्दर ऊपर नहीं जा रही। तो यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो जीरो ही होगा। ऐसे ही जैसे ये बॉडी जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है तो वहां पे उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। उसके बाद बॉडी नीचे आने लग पड़ती है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे इस पॉइंट पे चूंकि मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे बॉडी की वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। इसके बाद बॉडी नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं मजीद जाएगी। तो यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो होगा जीरो। ये चंद एक इनिशियल जो सी ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंने देखकर ही फाइंड आउट कर ली। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस एफ जी से मेरी मुराद ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये बॉडी, ये मिसाइल, ये प्रोजेक्टाइल बॉडी मूव कर रही है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हर वक्त लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, तो ये बॉडी पे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स।
एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड अपॉन द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली और अगेन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों एक दूसरे की जो से वो मिरर ही समझ लो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो वो एक्सेलरेट भी करेगी। अब वर्टिकली बॉडी पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो बॉडी वर्टिकली एक्सेलरेट करेगी, बॉडी में वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, ए वाई एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा और वो किसके बराबर होगी, माइनस जी के। बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, जिसे जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो एफ जी है और बॉडी एक्सेलरेट करेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के साथ, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन बराबर होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की उस सूरत में विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स बॉडी इज मूविंग अपवर्ड। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो उस सूरत में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी तो पॉजिटिव। देखो अगर मैं बॉडी को नेचुरली यहाँ पे छोड़ू, इस पॉइंट पे छोड़ू तो बॉडी खुद ब खुद नीचे जाएगी ना। बॉडी का खुद ब खुद नीचे जाने का मतलब है कि बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, तो नीचे वाला हम पॉजिटिव लेंगे और ऊपर वाला नेगेटिव लेंगे, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई बराबर होगा माइनस जी के। ओके, फॉर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मुझे पता है वी आई वाई किसके बराबर है, वी आई साइन ऑफ थीटा के। और फाइनल वर्टिकल इनिशियल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में मैं सिर्फ और सिर्फ डील करूंगा वर्टिकल कंपोनेंट्स के साथ, जो वाई वाले कंपोनेंट्स है उनके साथ, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करनी है हाइट। हाइट वर्टिकली होती है, जब मैं रेंज फाइंड आउट करूंगा ना कि बॉडी कितनी दूर जाके गिरी, उस सूरत में मैं लूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या एक्स वाली टर्म। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वाई वाली टर्म्स, तुम लोग देख रहे ए वाई वी आई वाई एफ वी एफ वाई, यहाँ पे वाई टर्म्स तुम लोगों को नजर आ रही। और बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है कंसर्न पॉइंट पे, जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो। मैक्सिमम हाइट पे बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, जीरो। सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, जीरो। अच्छा, मुझे फाइंड आउट करना है हाइट, फाइंड आउट करनी है कि बॉडी मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, वही क्या है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल करूंगा। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहता है, 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इस थर्ड इक्वेशन मोशन को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स। इसे मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा वर्टिकल कंपोनेंट में। वर्टिकल कंपोनेंट में ए मेरे पास हो जाएगा ए वाई के बराबर, एस बराबर होगा हाइट के एच के बराबर, एस को मैं एच लिखूंगा ना वर्टिकली, तो एस मेरे पास एच है, वी एफ को वी एफ वाई और वी आई को वी आई वाई स्क्वायर। ओके, यानी इसे मैंने थर्ड इक्वेशन मोशन को ट्रांसफॉर्म कर लिया, वर्टिकल कंपोनेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब ए वाई तो मेरे पास बराबर है माइनस जी के, ए वाई की जगह मैंने माइनस जी लिख लिया, एच मेरे पास एज इट इज आ गया, वी एफ स्क्वायर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास जीरो है, तो ये मेरे पास जीरो होगी, तो यहाँ पे मैं जीरो लिखूं या ना लिखूं एक ही बराबर है, ये माइनस साइन एज इट इज आ गया, वी आई वाई। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास किसके बराबर है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास बराबर है वी आई साइन ऑफ थीटा, ये स्केयर था वी आई साइन ऑफ थीटा होल का स्केयर आ गया। ओके, यहां से ये माइनस साइन मेरे पास, ये दोनों माइनस माइनस से कैंसिल कर जाएंगे, इक्वेशन के ऑपोजिट साइड होने की वजह से माइनस माइनस से कैंसिल, और ये जो 2g है ये मेरे पास चल जाएगा इक्वेशन के नीचे, 2g यहाँ पे आगे मेरे पास नीचे, और ये स्केयर में ओपन करूंगा तो वी आई स्केयर, ये वी आई स्केयर हो गया और ये साइन स्केयर थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी है, एच इक्वल्स वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन डेवलप हो गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल था। अब मुझे फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो करवाऊं तो वो कितने टाइम के बाद, जिस पॉइंट पे मैंने उसे थ्रो करवाया उस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जाते जाते उसे कितना टाइम लगेगा, ये होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जिस पॉइंट पे मैंने उसे थ्रो करवाया और जिस पॉइंट पे उसने हिट किया इस दौरान उसे कितना टाइम लगा, ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहता है टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को कितना टाइम लगेगा टू कवर अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर करने के लिए फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, उस प्लेस से जहां से उसने प्रोजेक्शन स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्टाइल मोशन ने मूव करना स्टार्ट किया, फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो कहता है कि कितना टाइम लगेगा बॉडी को टू कवर अ डिस्टेंस, बॉडी को डिस्टेंस कवर करने के लिए फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए बॉडी को कितना टाइम लगेगा, वो जो टाइम लगेगा वो किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के। लेकिन आगे एक और बात कहता है, ये तो तुम लोगों ने देख ली डेफिनेशन, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, ये तो डेफिनेशन होगी। लेकिन आगे एक और बात भी लिखता है, एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल कहते हैं जहां से तुम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की मोशन को स्टार्ट किया ना, जिस प्लेस से तुम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की मोशन को स्टार्ट किया और जिस प्लेस पे वो जाके हिट करते हैं, वो दोनों पॉइंट्स
सेम ही लेवल पे होने चाहिए। अगर सेम ही लेवल पे होंगे तो फिर उससे बेनिफिट क्या होगा वो आगे देखते हैं। लेकिन ये देखो क्या था, क्या टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एंड बोथ आर एट दी सेम लेवल। और ये दोनों, ये प्लेस और ये प्लेस सेम ही लेवल पे है ना, सेम ही लेवल पे है, ये ऊपर या नीचे नहीं है, दोनों दोनों सेम ही लेवल में। अच्छा, अगर सेम लेवल पे होंगे तो उससे बेनिफिट तुम लोगों को क्या होगा कि बॉडी का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, बॉडी ने जो वर्टिकली डिस्टेंस जो कवर किया वो जीरो होगा। देखो अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो करवाया तो प्रोजेक्टाइल आगे तो गया है, प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर किया है, आगे तो गया है, लेकिन प्रोजेक्टाइल ने वर्टिकली वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ प्रोजेक्टाइल, वो तो कोई भी नहीं हुआ। इस पॉइंट से वर्टिकली देखो ना, इस वाई एक्सिस के रेफरेंस से देखो, इनिशियली बॉडी यहाँ पे थी जीरो पे, फाइनल तभी बॉडी यहाँ पे, तो बॉडी ने जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया वो जीरो है, जबकि बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर किया यहाँ से यहाँ पे तो गया है, लेकिन वर्टिकली बॉडी ने कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया। समझ गए? अगर तुम लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट रिमाइंड हो, जो मैंने तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट बताया था, तो वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यही था। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है, पॉइंट ए पे है, और ये मेरे पास है पॉइंट बी। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं ताकि तुम लोगों को ये मजीद क्लियर कट हो जाए। इन दोनों के दरमियान है डिस्टेंस, मान के चलो 10 मीटर का। बॉडी स्टार्ट होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी, इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस है, एक पॉइंट है पॉइंट सी, ये 5 मीटर दूर है, ऑब्वियसली 5 मीटर यहां से भी होगी। बॉडी यहां से पहुंचती है, ए पॉइंट से पहुंचती है सी पॉइंट में, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बॉडी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में माइनर से मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, अगेन 5 मीटर। अब क्या था, बॉडी बी पॉइंट तक पहुंच जाती है, तो बॉडी ने अब कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। ठीक है, यहां तक तो दोनों साथ साथ ही चले गए। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताता है कि बॉडी अपनी इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है, जबकि डिस्टेंस बताता है कि बॉडी ने कितनी लेंथ कवर की है। बी पॉइंट पे भी 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। अब क्या था, बॉडी वापस आती है सी पॉइंट पे, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 जाने में 5 आने में 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, जबकि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 5 मीटर, क्योंकि बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से तो 5 मीटर दूर है। अगर वो यहाँ पे वापस ए पॉइंट पे आ जाती है तो बॉडी का डिस्टेंस 20 मीटर होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 मीटर, कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है नहीं। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे, बॉडी ने जिस पॉइंट पे वर्टिकली, जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया था वर्टिकली, उसी पॉइंट पे लैंड किया, तो वर्टिकल डिस्टेंस बॉडी ने 0 कवर किया। तो यहाँ पे सिंस बॉडी कम्स टू द सेम लेवल, चूंकि बॉडी सेम लेवल पर ही आई है, तो उस सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और मैंने क्वेश्चन ऑफ मोशन में तुम लोगों को कहा था कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो उस सूरत में तुम लोग वेक्टर्स को एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं डील कर रहा हूँ वर्टिकल कंपोनेंट्स के साथ। वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। तो बॉडी ने जो वर्टिकली डिस्टेंस कवर किया, यानी हाइट जो बॉडी ने वर्टिकली डिस्टेंस कवर की, वो क्या होगी, 0 होगी। बॉडी ने वर्टिकली कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। ओके, इसी वजह से तो डेफिनेशन में लिखा एट द सेम लेवल। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, एंगल फॉर्म हो रहा थीटा एक्स एक्सिस के साथ, तो वी आई एक्स होगा वी आई कोस ऑफ थीटा। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है वो कोस कंपोनेंट होता है, जिसके साथ ना हो रहा हो वो होगा साइन कंपोनेंट, वी आई साइन ऑफ थीटा। ओके, वी आई था तो वी आई साइन ऑफ थीटा। और ए बाय मेरे पास माइनस जी के बराबर होगा। अगेन क्योंकि बॉडी नेगेटिव साइन इंडिकेट बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, तो इनिशियली बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी। अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट में हम डील करेंगे विद द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स के साथ उनसे वो डील करेंगे। मुझे फाइंड आउट करना है टाइम के कितने टाइम के बाद जाके बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा इन वर्टिकल कंपोनेंट्स, एस की जगह लिखूंगा एच, वी आई की जगह लिखूंगा वी आई वाई टी एज इट इज, और ए की जगह ए वाई टी स्क्वायर एच टी। अब हाइट तो मेरे पास है 0, वर्टिकली नो डिस्टेंस कवर, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास वी आई साइन ऑफ थीटा, वी आई साइन ऑफ थीटा इंटू टी प्लस 1/2, और ए वाई है मेरे पास माइनस टी के बराबर, माइनस टी स्क्वायर एच। ओके, यहां से मैं टी को ले रहा हूं कॉमन, यहां पे भी टी है यहां पे भी टी है, तो यहां से मैं टी को ले रहा हूं कॉमन, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, वी आई साइन ऑफ थीटा, यहां से वी आई साइन ऑफ थीटा, टी यहां से कॉमन आ गया ना, तो यहां से तो टी बाहर आ गया, प्लस प्लस की जगह मैं लिख रहा हूं माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस 1/2 जी एज इट इज, और यहां से एक टी को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे एक बचा टी, टी स्क्वायर था तो टी को मैंने कॉमन ले लिया, सिर्फ अकेला टी बचा यहाँ पे। अब ये टी तो नीचे आगे 0
के साथ डिवाइड करके खत्म हो जाएगा, ये टी खुद को क्या कर लेगा, खत्म। तो पीछे क्या बचेगा, वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस 1/2 जी। अब मुझे यहां से टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव वाली क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को मैं यहां पे ले आऊंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी यहां पे आके 1/2 जी टी वी आई साइन ऑफ थीटा। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई और जी नीचे जाके डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में वो जाके वहां पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 वी आई साइन ऑफ थीटा और जी नीचे आके डिवाइड। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है 2 वी आई साइन ऑफ थीटा इंटू जी। तो इन सबको नोट डाउन करो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के। प्रोजेक्टाइल की अगर रेंज फाइंड आउट करनी हो, यहाँ से बॉडी को थ्रो करवाया, इस पॉइंट पे जाते जाते बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो रेंज होगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वो एक्सप्रेशन यहाँ से वो डेवलप करते हैं। अच्छा बच्चों, अब मुझे फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कराऊं विद इनिशियल वेलोसिटी वी और एट सम एंगल थीटा, तो वो कितनी दूर जाकर गिरेगी, तो उसकी क्या होगी रेंज। रेंज क्या आती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, कि मैक्सिमम एक प्रोजेक्टाइल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी दूर जाकर गिरेगा, वो होगा इसकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो डेफिनेशन के मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब मुझे फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि मैक्सिमम बॉडी कितना हॉरिजॉन्टली दूर जाके गिरती है। तो यहाँ पे मैं डील करूंगा, डील विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में जितने भी मैं क्वांटिटी इस्तेमाल करूंगा वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगी। तो यहाँ पे देखो, ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी आई बाई इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वो बराबर होगा वी आई साइन ऑफ थीटा के, और इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होगा वी आई कॉस ऑफ थीटा के, क्योंकि एंगल फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ना, वी आई एक्स के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वी आई एक्स वी आई कॉस ऑफ थीटा होगा। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो कोस कंपोनेंट होता है, वी आई कॉस ऑफ थीटा। अब हॉरिजॉन्टली बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही, मैंने एयर की फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया हुआ है और बॉडी को मैंने जोन से थ्रो करवाया। मैं यहाँ पे डील करना चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, तो बॉडी पे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स इफेक्ट नहीं हो रही। एक एयर की फ्रिक्शन थी जो इफेक्ट कर सकती थी हॉरिजॉन्टल मोशन को, लेकिन उसे मैंने कर दिया निग्लेक्ट, तो हॉरिजॉन्टल बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही। लेकिन वर्टिकली बॉडी पे फोर्स लग रही थी, वो कौन सी फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि वर्टिकली लग रही, लेकिन हॉरिजॉन्टली बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही। तो वही बात, सिंस एयर फ्रिक्शन इज निग्लेक्टिंग, एयर की फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया हुआ, सो बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लग रही तो उस बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होगा। किसी बॉडी में नेट फोर्स, या अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगा रहा तो उस बॉडी में जो वेलोसिटी है वेलोसिटी में चेंज भी नहीं होगा। सिंपल, अगर वो बॉडी रुकी है तो वो बॉडी रुकी ही रहेगी क्योंकि इसमें फोर्स ही नहीं लग रही जो इसे मूव कराए, और अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी क्योंकि इस पे फोर्स नहीं लग रही। अगर किसी बॉडी पे फोर्स ना लगे तो उस बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी ना होने का मतलब है उस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन ना होने का मतलब अगेन कि बॉडी की वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। फोर्स नहीं लगेगी तो चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होगी, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी तो वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो अगर अपने वाले सिनेरियो में हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स बॉडी में नहीं लग रही, हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स 0 है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ax विल बी 0। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल बॉडी की वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, vx इक्वल्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रही। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इसे मैं लिख रहा हूं vx के बराबर है क्योंकि सारे के सारे वेलोसिटी बराबर है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही थ्रू आउट द पीरियड। बॉडी की वेलोसिटी वही रहती है, हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। इनिशियल और फाइनल बराबर है, इसे मैं vx लिख रहा हूं, यही vx। और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मेरे पास बराबर है vi cos ऑफ थीटा के। अगर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरे पास vi cos ऑफ थीटा के बराबर है तो ये दोनों भी vi cos ऑफ थीटा के बराबर होगा। ये वो चीजें थी जो मेरी ऑब्जर्वेशन में थी, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ये सारा इनिशियल डाटा, ऑब्जर्वेशन डाटा लिखने के बाद सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मुझे फाइंड आउट करना है रेंज का फॉर्मूला, रेंज का एक्सप्रेशन कि बॉडी मैक्सिमम कितनी दूर जाएगी रहेगी। अब चूंकि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो शुरू में मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कहां से है, वेलोसिटी इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब बॉडी की वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। अब इसे मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ इट्स वर्टिकल, सॉरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। इस फॉर्मूला को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन में मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। अब हॉरिजॉन्टली जो ये डिस्टेंस है ये मेरे पास बराबर है r के, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया r। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है
हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और v मेरे पास बराबर है v ऑफ x के, v ऑफ x लिख दिया, t मेरे पास t के बराबर है, सिंपल। तो इसे मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, s r के बराबर है, v ऑफ x के बराबर है, t सिंपल t के बराबर है। अब v x मेरे पास किसके बराबर है, v x मेरे पास बराबर है v i cos ऑफ थीटा के, तो यहाँ पे मेरे पास v i cos ऑफ थीटा इंटू t। अच्छा, इसी फॉर्मूला को तुम लोग, यही फॉर्मूला तुम लोग यहां से सेकंड इक्वेशन मोशन से भी डिराइव कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन मोशन क्या, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो अपने केस में जीरो, एक्सेलरेशन वाली सारी टर्म कैंसिल, तो एस विल बी इक्वल टू वी आई टी। अब चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी आई वी एफ के बराबर है, वी एफ अगेन वी ही के बराबर है, तो यहाँ पे सिंपल मैं वी भी लिख सकता हूँ, एस इक्वल्स वी इंटू टी। बेटा वी इसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, एस आर के बराबर वी एक्स के बराबर, वी एक्स मेरे पास वी आई कोस ऑफ थीटा के बराबर इंटू टाइम। अब टाइम ऑफ लाइट का तुम लोगों ने अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले जो है वो डेवलप किया, टाइम ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू 2vi sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। ये फॉर्मूला अभी तुम लोगों ने ड्राइव किया, इसकी वैल्यू यहां पे पुट करो, r विल बी इक्वल टू vi cos ऑफ थीटा 2vi sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। इसे मैं थोड़ा सा करूंगा रीअरेंज किस तरीके से, vi का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी vi, यहाँ पे भी vi मल्टीप्लाई होगा, vi स्क्वायर हो जाएगा, 2 को पहले लिख रहा हूँ, फिर cos ऑफ थीटा, फिर sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। इसे मैंने थोड़ा सा किया रीअरेंज। अब 2 cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास बराबर होता है 2 cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर मैथ्स में ये तुम लोग पढ़ोगे कि ये 2 cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा मेरे पास बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो इसकी जगह, इस पूरी एंटिटी की जगह 2 cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन 2 थीटा। ये मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। तो ये मेरे पास रेंज का फॉर्मूला डेवलप हो गया, रेंज विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी। मैंने एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी उसकी मैंने कांस्टेंट रखी है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं मैं चेंज कर रहा। लेट्स सपोज मैंने 20 मीटर पर सेकंड में बॉडी को मैं थ्रो करवाना चाहता हूं, लेकिन मैं उस एंगल पे थ्रो करवाना चाहता हूं जहां पे, जिस एंगल पे बॉडी की जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम होगा। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ, जो रेंज है वो मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगी वो मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं। मैक्सिमम रेंज देखो, मैक्सिमम रेंज तब होगी, अब इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वो नहीं मैं चेंज कर रहा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये तो नीचे डिसाइड करते हैं, ये भी कांस्टेंट है। एट द एंड मेरे हाथ में क्या, साइन 2 थीटा एंगल है मेरे हाथ में, एंगल को चेंज करके रेंज को मैं चेंज कर रहा हूं। अगर ये साइन 2 थीटा चूंकि ये न्यूमिनेटर में आ रही है, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेंज विल बी मैक्सिमम। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो है 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर ये मेरे पास मैक्सिमम होगी तो आर विल बी मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा अगर मेरे पास 1 हो तो शुरू में एंगल क्या होगा, साइन इनवर्स ले लूंगा, साइन उधर जाके साइन इनवर्स मेरे पास बराबर है 90 के। जहां पे 2 थीटा बचा, 2 नीचे जाके डिवाइड होगा 90 के, तो यहाँ पे बचेगा 45। तो थीटा अगर मेरे पास 45 होगा तो उस सूरत में रेंज मैक्सिमम होगी। सेम ऐसे अगर रेंज मेरे पास मैक्सिमम किस एंगल पे होगी, 45 पे। अगर मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो करवाऊंगा 45 डिग्री पे तो उस सूरत में मेरे पास रेंज मैक्सिमम होगी। तो आर मैक्स में यहाँ पे फाइंड आउट करता हूं, आर मैक्स क्या होगी, वी आई स्क्वायर, एंगल की जगह मैं 45 पुट करूंगा, 45 इंटू 2 विल बी 90, साइन 90 मेरे पास बराबर होगा 1 के। साइन 90 मेरे पास किसके बराबर है, 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, आर मैक्स विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर अपॉन जी। वैसे भी तुम लोग देख सकते हो साइन 2 थीटा की जगह मैं डायरेक्टली भी 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं आर मैक्स की बात कर रहा हूँ। तो आर मैक्स मेरे पास कब होगा, जब साइन 2 थीटा मेरे पास 1 होगा। तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली भी 1 लिख सकता हूँ, तो मेरे पास आर मैक्स विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ पे आर मैक्स का मेरे पास आ गया फॉर्मूला वी आई स्क्वायर अपॉन जी। अगर मैं आर को इन टर्म्स ऑफ आर मैक्स लिखना चाहूं तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, आर इक्वल्स वी आई स्क्वायर अपॉन जी, वी आई स्क्वायर अपॉन जी मेरे पास बराबर है आर मैक्स के। तो वी आई स्क्वायर अपॉन जी की जगह मैं लिख रहा हूँ आर मैक्स। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया आर मैक्स इनटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास रेंज का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ आर मैक्स।